नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। आप जानते हैं इन दिनों हम एक सीरीज चला रहे हैं क्रांतिकारियों के ऊपर, उनके ऊपर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दी या फिर लंबे समय तक जेल के अंदर रहकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की कीमत चुकाई। कई सारे क्रांतिकारियों के बारे में हमने बात की है और यह खत्म होगी सीरीज 23 मार्च को। 23 मार्च यानी भगत सिंह का शहादत दिवस। भगत सिंह के बारे में आप सब लोग जानते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये ऐसे नाम हैं जो हर आदमी के जबान पर होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भगत सिंह का बदला किसने लिया था, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार था उसको मार के बदला किसने लिया था, तो आपको शायद थोड़ी देर सोचना पड़े और शायद आपको ये नाम याद भी ना आए, क्योंकि इस पर अक्सर बात नहीं होती है। शर्म की बात है कि एक ऐसे क्रांतिकारी पर जिसने महज 23-24 साल की उम्र में शहादत दी, और शहादत भी क्यों दी? शहादत दी भगत सिंह का बदला लेने के लिए। भगत सिंह की गिरफ्तारी, उसकी फांसी, उसके पहले ही चंद्रशेखर आजाद की हत्या, इन सारी चीजों ने आंदोलन को बहुत कमजोर कर दिया था। और जो गद्दार थे वो बड़े शान से, जो अंग्रेजों से उनको पैसे, रुपए, जमीनें मिली थी, उस पर अय्याशी कर रहे थे। और यह हर हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात थी कि हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाने वाले लोग अय्याशी कर रहे थे। बैकुंठ शुक्ला वो नाम है, वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने बदला लेकर बताया कि हिंदुस्तान में इनकलाब की जो शम्मा है वो कभी बुझ नहीं सकती, मध्यम पड़ सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। आज मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बैकुंठ शुक्ला का, जिनका जन्म 1907 में 1907 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। वे एक किसान परिवार से थे, साधारण सा परिवार था, कोई पैसे वाला परिवार नहीं था। थोड़ी बहुत खेती थी, गांव में लोग रहते थे, अपना काम करते थे। लेकिन उनके एक चाचा थे योगेंद्र शुक्ल, और योगेंद्र शुक्ल अपनी जवानी में ही बहुत कम उम्र से ही जुड़ गए थे क्रांतिकारी आंदोलन में। पहले वो एचआरए में रहे और उसके बाद एचएसआरए में चंद्रशेखर आजाद से योगेंद्र शुक्ल जी का रिश्ता बहुत अच्छा था। उनके बारे में थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा। बैकुंठ शुक्ला की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी, जहां पर अपने तेज दिमाग और मेहनत के चलते उन्होंने काफी असर डाला था। आगे की शिक्षा पूरी करने के बाद बैकुंठ शुक्ल वहीं मथुरापुर गांव था पास में, वहां पर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए। ये जलालपुर से कोई 4 किलोमीटर दूर था, जहां साइकिल से वो जाते थे और साइकिल से आते थे। और इसके चलते आसपास के गांव में उनका एक सम्मान भी बन गया। पुराना जमाना था, टीचर्स को बहुत सम्मान मिलता था और बहुत सारे लोगों से उनका परिचय हो गया। धीरे धीरे बैकुंठ शुक्ला का संपर्क हुआ उस इलाके के बहुत सारे क्रांतिकारियों से और कांग्रेसियों से भी। गांधीवादी जो आंदोलन चल रहा था उसके लोगों से भी उनका संपर्क हुआ, और साथ में उनका संपर्क हुआ क्रांतिकारियों से भी। योगेंद्र शुक्ल से अभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि चाचा मुझे भी क्रांति में शामिल होना है। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से यह तय कर लिया कि मुझे आजादी की लड़ाई में शामिल होना है। इसके पहले वो योगेंद्र शुक्ला से एक बार कह चुके थे कि मुझे इंकलाबी आंदोलन में शामिल होना है, लेकिन योगेंद्र शुक्ला जी ने अभी मना कर दिया था। वो जानते थे कि परिवार का इकलौता सहारा है, नई नई शादी हुई है, बच्चे भी नहीं हैं, पिता की डेथ हो चुकी है, मां अकेली है, तो सबका वो सहारा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आजादी की लड़ाई लड़ ही रहा हूं, तुम अभी रहने दो, तुम अपना परिवार देखो, बाकी सारा कुछ देखो, और अगर काम करना ही है तो तुम गांधीवादी आंदोलन के साथ काम करो। उसके बाद भी वो नहीं माने। वो लगातार योगेंद्र शुक्ल से कहते रहे कि मुझे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल कर लीजिए। तो योगेंद्र शुक्ल ने यह किया कि उनको अपने एक दोस्त से मिला दिया जो हथियार वगैरह चलाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने कहा कि अगर एचएसआरए में शामिल होना है, क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होना है, तो हथियार चलाना भी सीखना होगा, लाठी चलाना भी सीखना होगा, और सीखना होगा कि किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में बचते बचाते लंबी लड़ाई लड़नी है। तो बैकुंठ शुक्ला इस समय कांग्रेसी भी थे, गांधी टोपी भी पहनते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब उन्होंने हिस्सा लिया तो उनको जेल भी हुई, लेकिन ये जेल जो गए थे वो गांधीवादी के रूप में गए थे, वो कांग्रेसी के रूप में गए थे।
लेकिन दूसरी तरफ उनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी, उनका दिमाग भी इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि उनको फाइनली क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेना है। उस जमाने में आज गांधी और भगत सिंह में झगड़ा लगाया जाता है। लोग कहते हैं गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। जब भगत सिंह पर वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन उस समय कांग्रेस के लोगों में और क्रांतिकारी आंदोलन में, खासतौर पर जो निचले लेवल पे कांग्रेस के लोग थे, जिला और कस्बा लेवल के, वो क्रांतिकारी आंदोलन को अपने तरीके से सपोर्ट करते थे। इस बात के कई सबूत हैं कि नेहरू जी ने भी अपनी जेब से चंदा कई बार दिया था और कई बार सपोर्ट किया था क्रांतिकारियों को। कई बार गांधी जी उनसे नाराज भी होते थे कि तुम हिंसक आंदोलन को सपोर्ट क्यों करते हो, लेकिन गांधी जी की नाराजगी के बावजूद बहुत सारे कांग्रेसी क्रांतिकारी आंदोलन की मदद करते थे। और मैं आपको बता दूं कि बैकुंठ शुक्ल को जिस व्यक्ति ने हथियार चलाना और बाकी सब सिखाया था, वो कभी क्रांतिकारी रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेसी हो गए थे और वो लगातार बैकुंठ शुक्ला को सिखा भी रहे थे और साथ में कह रहे थे कि तुम क्रांतिकारी आंदोलन में ना जाओ, गांधी जी के साथ जुड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो। यह बहुत रोचक कहानी है। इस कहानी को और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, वो ये कि राजस्थान में जयपुर में 23 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और यह कार्यक्रम हो रहा है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशन में। इस प्रोग्राम में देश भर के जो क्रांतिकारी रहे हैं उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया है। बैकुंठ शुक्ल का परिवार भी वहां पर आमंत्रित है। इन सब लोगों को सम्मानित किया जाएगा, इन क्रांतिकारियों के बारे में बात की जाएगी। मैं भी होऊंगा, मुझे भी वहां पर अपनी बात रखनी है, साथ में मेरी टीम होगी। वो पूरा प्रोग्राम लाइव आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत जी ने एक छोटा सा मैसेज भेजा है आप सबके लिए और द क्रेडिबल हिस्ट्री के लिए। मैं चाहता हूं वो मैसेज आप सुन लें, उसके बाद मैं बैकुंठ शुक्ला की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। द क्रेडिबल हिस्ट्री TCH के प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। इस प्लेटफॉर्म ने जो बेड़ा उठाया है कि नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग से, बलिदान से अवगत कराना, ये पहल स्वागत योग्य पहल है। और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। पूरे मुल्क में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी भूमिका भी थी। तो क्रांतिकारियों को आज भी लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से आजादी की बाद में उनकी भूमिका को सबने अप्रिशिएट किया। अब तो युग सोशल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। उसके माध्यम से आवश्यकता से बात की है कि हम क्रांतिकारी भूमिका को नई जनरेशन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो संकल्प ले सके कि किस प्रकार से उन्होंने उस जमाने के अंदर जब पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब तमाम ऐशो आराम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तो उनकी तरह अनेकों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया। आज वक्त है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को ये बताएं किस प्रकार से आजादी के बाद में भी, आजादी मिलना एक बात है, आजादी मिलने के बाद में उसको काम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे अवसर आए थे कि इंदिरा गांधी जी को अपनी जान देनी पड़ी, जो प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये जज्बा जब तक देशवासियों में नहीं होगा, युवा पीढ़ी में नहीं होगा, तो देश फिर एक अखंड कैसे रहेगा। मेरा मानना है कि आज भी नई पीढ़ी तक ये मैसेज जाएगा, जिससे कि वे ये संकल्प ले सकेंगे कि आने वाले वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे देश को एक रखें, अखंड रखें। यही भावना के साथ में जो अशोक पांडे जी ने शुरुआत करी, पहल करी, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बैकुंठ शुक्ला के बारे में बहुत जानकारियां नहीं मिलती हैं। इंटरनेट पे 2-4 आर्टिकल मिलते हैं, उनकी तस्वीरें तक नहीं मिलती हैं। उस जमाने में क्रांतिकारी बहुत तस्वीरें नहीं खिंचाया करते थे, लेकिन अभी हाल में कुछ किताबें आई हैं और एक बहुत ज़रूरी किताब मेरे हाथ में है। ये किताब है अभिजीत भालेराव की और इस किताब का शीर्षक है द मैन हु अवेंज्ड भगत सिंह। यह किताब पूरी तरह से बैकुंठ शुक्ला पर है और इस किताब में उन्होंने बैकुंठ शुक्ला के जन्म से लेकर और कैसे कैसे वो आगे बढ़े, वो सारा कुछ बताया है। तो मैंने आपको बताया कि 1930 में नमक सत्याग्रह जब चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब बैकुंठ शुक्ल अंग्रेजों के खिलाफ रोशनी में आए, खुल के बाहर आए। लेकिन उनके आदर्श तो थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था और लाहौर में चल रहा था मुकदमा। बताते हैं कि बैकुंठ शुक्ल वहां पहुंच गए थे
उस मुकदमे को देखने, और जिस दिन वो उस मुकदमे को देख रहे थे उसी दिन ऐसा हुआ था कि बेड़ियों में बांध कर लाया गया था उनके हीरो भगत सिंह और उनके साथियों को, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वहां पर उनकी लाठियों से पिटाई हुई थी। ये सारा कुछ अपनी आंख से उन्होंने देखा, उनकी आंख भर गई और वो बिहार लौटने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरा हीरो भगत सिंह, देश का हीरो भगत सिंह फांसी पर क्यों चढ़ने जा रहा है? कैसे इन अंग्रेजों की इतनी औकात और हिम्मत हो गई कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी सारे लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं? उन्होंने उसी कोर्ट में गवाहों को भी देखा था, और इन गवाहों में फणींद्रनाथ घोष सबसे इंपॉर्टेंट गवाह था। उसी बिहार से था जिस बिहार से योगेंद्र शुक्ल थे, जिस बिहार से बैकुंठ शुक्ला थे, और उसके चाचा योगेंद्र शुक्ल इस बात को लेकर बेहद शर्मिंदा थे कि कैसे बिहार से इतना बड़ा गद्दार पैदा हो गया। बिहार से वो सिर्फ नहीं था, बल्कि जब क्रांतिकारी पार्टी बनी थी दिल्ली में, एचएसआरए बनी थी, एचआरए को बदलकर एचएसआरए बनाया गया, जिसका कमांडर बनाया गया था चंद्रशेखर आजाद को, तो बिहार की जिम्मेदारी जिस आदमी को दी गई थी वो था फणींद्रनाथ घोष, और इसीलिए उसको पार्टी के बारे में सारी जानकारी थी। उसको जानकारी थी पूरी तरह से कि कहां कहां पार्टी के अड्डे हैं, कहां बम बनाया जाता है, कौन कौन से लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बैकुंठ शुक्ला बाद में आए थे, इसलिए बैकुंठ शुक्ला के बारे में उसको कोई खास जानकारी नहीं थी। उसी समय बैकुंठ शुक्ला ने यह तय किया कि फणींद्रनाथ घोष को मारना है। बिना फणींद्रनाथ घोष को मारे हुए भगत सिंह का बदला पूरा नहीं हो सकता। घोष, जिसने सरकारी गवाह बनकर अपने साथियों के खिलाफ सबूत दिए थे, जिससे कई क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, वो इस समय सबसे बड़ा दुश्मन था। वो मिले अपने चाचा योगेंद्र शुक्ल से, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करना है। चाचा ने रोका, बोला अभी वक्त नहीं आया है। वक्त बीतता गया, फिर योगेंद्र शुक्ल खुद भी गिरफ्तार हो गए। बैकुंठ शुक्ल की पहली कोशिश यह थी कि किसी तरह से अपने चाचा और क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल को जेल से छुड़ाया जाए। कई कोशिशें हुई, लेकिन वो जेल से नहीं छुड़ा पाए। इधर फणींद्रनाथ घोष, जो गद्दार था, उसको अंग्रेजों ने शानदार जमीनें दी थी, पैसा दिया था। उसके परिवार का बिजनेस था, उसने एक और दुकान खोल ली थी जहां शराब बेची जाती थी, और बेतिया जिला का जो मीना बाजार था, वहां उसकी बड़ी दुकान थी, और वहां बड़े शान से चलता था। उसकी कमर में रिवॉल्वर लटकी होती थी, और उसको सिक्योरिटी दी गई थी। उसके साथ हमेशा एक ब्रिटिश पुलिस का सिपाही रहता था। जिस किताब की मैंने बात की, कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि लेखक लिखता है और इसमें स्रोत नहीं लिखा गया है, यह ज्यादातर उपन्यास वाली शैली में लिखा गया है, लेकिन इसमें एक सीन आता है जब फणींद्रनाथ घोष अपने घर में बैठा हुआ है, अपनी बेटी और अपनी पत्नी, जिसके लिए वो कहता है कि मैंने गद्दारी की कि ये चैन से जी सकें, वो बेटी उसको बताती है कि उनका हीरो तो भगत सिंह है, और समझ में नहीं आता है फणींद्रनाथ घोष के कि वो क्या करें, क्योंकि भगत सिंह ने ही फणींद्रनाथ घोष से संपर्क किया था और उससे कहा था कि बिहार के अंदर आप पार्टी को संभालिए। तो जिस भगत सिंह ने फणींद्रनाथ घोष पर भरोसा किया था, उसी भगत सिंह के साथ फणींद्रनाथ घोष ने धोखा दिया था। बैकुंठ शुक्ला अपनी तैयारियों में लगे रहे, और उसके बाद अक्टूबर के अंत में, अक्टूबर 1932 के अंत में योगेंद्र शुक्ला से उनकी एक मुलाकात जेल के अंदर हुई, और उस समय उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या की जाए। उन्होंने अपने साथ लिया एक साथी चंद्रमा सिंह को, और बैकुंठ शुक्ल और उनके साथी चंद्रमा सिंह मुजफ्फरपुर से साइकिल चलाते हुए रुकते रुकाते बेतिया पहुंचे। जब बेतिया पहुंचे तो पहले उनकी योजना थी उसके घर में घुस के उनको मार देने। वो घर गए, घर की रेकी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि घर से जब वो बाहर निकला तो उसके बगल में उसकी बेटी भी थी। उन्होंने कहा कि इस समय मारना गलत होगा, क्योंकि इस समय अगर हम मारते हैं तो उसकी बेटी को भी नुकसान हो सकता है। और याद रखिएगा, हमारे क्रांतिकारी थे, हत्यारे नहीं थे। किसी बच्ची, किसी औरत को, बेगुनाह को मारना उनका काम नहीं था। अगर वो मारने गए थे फणींद्रनाथ घोष को, तो इसलिए मारने गए थे क्योंकि इस आदमी के चलते उनके 3 सबसे बड़े हीरो फांसी पर चढ़ गए थे। चंद्रशेखर आजाद को मार दिया गया था और पूरी की पूरी पार्टी बिखर गई थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस आदमी को मारना पड़ेगा, अगर तो बाजार के अंदर मारना पड़ेगा, करीब से मारना पड़ेगा। अब दिक्कत यह थी कि करीब से मारने के लिए बंदूक निकालने में बहुत खतरा था कि अगर उन्होंने बंदूक निकाला तो बंदूक देखते ही उसके आसपास जो पुलिस वगैरह रहती थी वो दिक्कत पैदा कर सकती थी। इसलिए तय किया उन्होंने कि मैं खुखरी से मारूंगा। बहुत खतरनाक था। खुखरी यानी कि
जो नेपाली एक चाकू आता है उससे मारने की बात थी। उन्होंने सीखा था बाकायदा खुखरी चलाना और उन्होंने कहा कि मैं खुखरी से ही इस आदमी को मारूंगा। खतरा उसमें दो था। पहला खतरा तो यह था कि पास में ही हॉस्पिटल था, कहीं वो बच ना जाए, और दूसरा खतरा यह था कि अगर इतने करीब से मारते तो पहचाना जाना तय था। लेकिन वो तो जान हथेली पे लेके गए थे, अपनी पत्नी से कह के गए थे कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूं। सोचिएगा, बच्चे भी नहीं थे, युवा पत्नी थी, मां थी, लेकिन बैकुंठ शुक्ला के सर पर उस समय ये जुनून सवार था कि अपने साथियों का बदला लेना है। 9 नवंबर 1932 को मीना बाजार में बड़े शान से अपनी दुकान के सामने बैठा हुआ था फणिंद्रनाथ घोष। जो पुलिस कांस्टेबल था उसकी ड्यूटी बदलनी थी, बीच में थोड़ा सा वक्त मिला था। आराम से पहुंचे बैकुंठ शुक्ला फणिंद्रनाथ घोष के पास, क्योंकि वो उनको नहीं पहचानता था। पार्टी में जब बैकुंठ आए तो फणिंद्र नहीं था, फणिंद्र उनको नहीं जानता था। जाकर उन्होंने कहा, फणिंद्र बाबू नमस्कार। इतनी शान में था वो, इतने ऐंठन में था वो कि उसने जवाब भी नहीं दिया। जब दूसरी बार उन्होंने नमस्कार किया तो उसने बहुत बदतमीजी में पलट के देखा कि क्या है। बस इतने में मौका मिला और फणिंद्रनाथ घोष का काम तमाम हो गया। बैकुंठ शुक्ला की जो खुखरी थी वो उसकी पूरी देह में घूम गई और उसके बाद दोनों लोग भागे वहां से। घोष उस समय होश में था, बाद में बेहोश हो गया और कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद 17 नवंबर 1932 को फणिंद्रनाथ घोष की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उससे पूछा गया कि तुमको मारने वाले कौन हैं। मारते समय बैकुंठ शुक्ला ने अपना नाम भी बताया था और वजह भी बताई थी, लेकिन कहते हैं कि फणिंद्रनाथ घोष ने उस समय नाम नहीं लिया। शायद उसको एहसास हो कि उसने पार्टी के साथ और देश के साथ जो किया है वो कितना गलत है। भगत सिंह ने उससे कहा था, भरी कोर्ट में कहा था कि तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया है, तुमने अपनी भारत माता के साथ धोखा किया है। और इस धोखे का बदला लिया था बैकुंठ शुक्ल ने। बैकुंठ शुक्ल उसके बाद काफी टाइम तक फरार रहे। 6 जुलाई 1933 को बैकुंठ शुक्ल को गिरफ्तार किया गया और उसी समय चंद्रमा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बैकुंठ शुक्ल एकदम मुस्कुरा रहे थे। जिन लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर वो हमेशा खुश रहते थे, क्रांतिकारी नारे लगाते थे, क्रांतिकारी गाने गाते थे। लेकिन फाइनली उनको फांसी दे दी गई। फांसी देनी ही थी। उन्होंने अंग्रेजों के करीबी गद्दार को मारा था, फांसी देनी ही थी और वो जानते थे कि फांसी तो होगी ही। हंसते हुए फांसी के फंदे पर गए, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर गए। चंद्रमा सिंह को आज़ाद कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन बैकुंठ शुक्ला को फांसी हुई। हंसते हुए वो फांसी पर चढ़े। उनकी युवा पत्नी विधवा हो गई, माँ की गोद सूनी हो गई। लेकिन भारत माता से जो उन्होंने वादा किया था वो वादा निभाया शहीद बैकुंठ शुक्ला ने। तो मुझे लगा कि बाकी सब पर बात करते हुए एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बिहार के एक ऐसे सपूत के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम लोग भूल चुके हैं, लेकिन जिसने एक बड़ा काम किया था। फणिंद्रनाथ घोष जैसे गद्दार को मार के पूरे देश को बताया था कि जो देश से गद्दारी करेगा वो HSRA का दुश्मन होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।